एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत मिट चुकी है। इंसान अब इंसान नहीं रहे बल्कि भूखे आदमखोर बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हम जून वू को देखते हैं जो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। उसका ज्यादातर समय सिर्फ एक ही चीज में जाता है, अपने दोस्तों के साथ पबजी गेम खेलना। बेड पर ही उसे अपने फैमिली का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अचानक जल्दी निकलना पड़ा है, लेकिन किराने का सामान लाने के लिए पैसे छोड़ गए हैं। जून वू दुकान जाने की बजाय सीधा अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता है। जब एक खिलाड़ी उसे कहता है न्यूज ऑन करो, कुछ बड़ा हो रहा है। उसके बाद जून वू टीवी पर न्यूज दिखने लगता है। रिपोर्टर कहता है कि सियोल में एक खतरनाक वायरस फैल गया है, संक्रमित लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और हालात इतने खराब हो चुके हैं अब गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसी समय जून वू के फोन पर भी एक इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। वह घबराकर खिड़की से बाहर देखता है। उसे समझ आता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, यह ज़ॉम्बी वायरस है जो इंसानों को सीधा आदमखोर बना देता है। ज़ॉम्बीज लोगों को दौड़ा दौड़ा कर खा रहे हैं, सड़कें तबाह, गाड़ियां आपस में टकराई हुई, हर तरफ छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। एक छोटी लड़की अपनी माँ को पुकारती है, माँ उसे पकड़ती है और अगले ही पल लड़की अपनी ही माँ को खाने लगती है। जैसे ही वह कमरे में लौटता है जून वू को अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर से चीखें सुनाई देती हैं। मतलब बिल्डिंग के अंदर भी हालात बिगड़ चुके हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसका एक पड़ोसी सैंग चुल अंदर घुस आता है। वह रोते हुए कहता है कि उसके भाई ज़ॉम्बी बन गए हैं और उसके अपने घर पर ज़ॉम्बी कब्जा कर चुके हैं। वह जून वू से अंदर रहने की भीख मांगता है। जून वू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन सैंग चुल दरवाजा पकड़कर लड़ता रहता है। आखिरकार वह उसे एक शर्त पर अंदर रहने देता है कि वह सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करेगा और फिर चला जाएगा। इसी बीच टीवी पर घटना की नई जानकारी आती है। एक खतरनाक इन्फेक्शन पूरे देश में फैल रहा है। संक्रमित लोगों की चमड़ी सफेद, आंखों से खून बहना। जून वू डरकर एक चाकू उठा लेता है। जब सैंग चुल बाथरूम से बाहर आता है वह उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान देख लेता है। सैंग चुल कसम खाता है कि वह ठीक है। इसी दौरान उसका पड़ोसी अचानक बदलना शुरू करता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, नसें काली पड़ जाती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ सेकंड में ही वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। अचानक वह पीछे मुड़कर उस पर झपट पड़ता है, लेकिन जून वू किसी तरह हिम्मत जुटाकर खुद को बचाता है और उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है और झट से दरवाजा बंद कर देता है। पीप होल से देखने पर वह देखता है कि एक बड़ा ज़ॉम्बी सैंग चुल पर टूट पड़ता है और उसे घसीट कर ले जाता है। दरवाजे के नीचे से खून अंदर फैलने लगता है। जून वू फ्रिज को दरवाजे के सामने घसीट कर रख देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। कुछ देर बाद उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है। वह लिखती है कि वे सब सुरक्षित हैं लेकिन अभी घर नहीं आ सकते। वह जून वू को सीधे हुक्म देती है घर के अंदर रहो और जिंदा रहो। वह एक स्टिकी नोट पर लिखता है जिंदा और उसे अपने माता पिता की फोटो पर चिपका देता है। यह उसका खुद को जिंदा रखने का वादा था। उसके बाद टीवी पर रिपोर्टर बताता है कि हर इंसान के पास कम से कम 60 दिनों का खाना और पानी होना चाहिए। वह अपने बचा हुआ खाना थोड़ा थोड़ा खाता है। अगली सुबह टीवी पर एक प्रोफेसर आता है। वह बताता है कि ज़ॉम्बी एक म्यूटेटेड वायरस से बने हैं जो दिमाग के दाहिने हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। जून वू अभी भी कॉल नहीं कर पाता, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपने परिवार की तस्वीरें, पते और alive हैशटैग डाल रहे हैं। इसके बाद वह उम्मीद में जून वू भी अपनी एक फोटो लेता है जिसमें वह अपना पता लिखा हुआ बोर्ड पकड़े है। सोशल मीडिया पर नोट डालता है मैं जिंदा हूँ, कृपया मदद करें। उसे उम्मीद थी कि कोई तो जवाब देगा, जरूर कोई मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि जिस इलाके में वह रहता था वहाँ की हालात पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुके थे। ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे थे और बचा हुआ इंसान कहीं दिख ही नहीं रहा था। वह ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया था। साथ ही वह एक वीडियो देखता है। एक आदमी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से लटका हुआ बेहतर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फोन सेल्फी स्टिक पर है, लाइव स्ट्रीम चालू और अचानक वह हाथ छोड़ देता है। वीडियो यहीं कट जाता है। टीवी रिपोर्ट बताती है कि कई संक्रमित लोगों में शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन हालत मिनटों में बदल जाती है। जैसे ही उसे नेटवर्क मिलता है जून वू अपना ड्रोन उड़ाता है और अपनी बिल्डिंग के दूसरे अपार्टमेंट चेक करता है। लगभग हर कमरे में ज़ॉम्बी मौजूद हैं। यह वायरस उसके पूरे पड़ोस में तेजी से फैल चुका था। आसपास के लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। वह गलती से अपने पिता को कॉल कर देता है जिससे ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे तुरंत वापस लौटना पड़ता है। वह गेम खेलकर खुद को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इंटरनेट भी बंद हो जाता है। रात में कार के अलार्म की तेज आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह खिड़की से बाहर झांक कर एक पुलिस वाली को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन एक
पुलिस वाला अपने ही साथी पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा है। बाकी सब पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह रीलोड करने ही लगती है कि ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, उसे बार बार काटते हैं और फिर घसीट कर दूसरी गली में ले जाते हैं जहां और ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे हैं। जूनवू चिल्लाकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे सिर्फ एक पल के लिए रुकते हैं और फिर पुलिस वाले को खाने लगते हैं। इसी बीच वही बड़ा वाला ज़ॉम्बी जूनवू के दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगता है। वह पूरी ताकत से धक्का मारता है और आखिरकार फ्रिज को हिला देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जूनवू फिर से धक्का देता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर है, इसलिए जूनवू सीधा बालकनी की ओर भागता है और रेलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी पीछे आता है, उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिरकर जमीन पर मारे जाते हैं। जूनवू समझदारी से काम लेकर अपनी जान बचा लेता है। नीचे वही ज़ॉम्बियों की टोली जमा है और अब पुलिस वाली भी उनमें शामिल हो चुकी है। जूनवू दरवाजे पर अतिरिक्त सुरक्षा लगाकर उसे लॉक कर देता है, तो वह दिखता है कि घर में खाने पीने का सामान पूरी तरह खत्म हो चुका है। रात को वह कैमरा ऑन करता है और अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह कैमरे में अपनी हालत और डर के बारे में बोल रहा है। 7वां दिन आता है। जूनवू आखिरकार भूख से अपने पिता की शराब पीना शुरू कर देता है। वह खिड़कियों पर रंगीन कागज चिपका देता है ताकि बाहर के ज़ॉम्बी अंदर झांक न सकें। टीवी पर खबर आती है, संक्रमण सिर्फ खून के संपर्क से फैलता है, मतलब जब तक किसी को काटा न जाए या चाकू न लगे, इंसान सुरक्षित रह सकता है। रिपोर्टर बताता है कि ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर, खासकर इन ज़ॉम्बी को अपनी रोजाना की आदतों जैसे सुनना, देखना, चलना या अपना डेली रूटीन याद था। एक विज्ञापन देखने के बाद जूनवू अपने लिए रेमन बनाता है, लेकिन खाना खत्म होते ही उसे एहसास होता है कि पोस्टिट नोट पर लिखा था, यह आखिरी खाना है। गुस्से में वह पानी की बोतल गिरा देता है। वह नल से पानी लेने जाता है, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में पानी आना बंद हो चुका था। 10वें दिन वह एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह कहता है कि टीवी पर वही पुराना मैसेज सुन सुनकर वह पागल हो रहा है। घर में रहो, इंतजार करो, लेकिन बाहर अभी भी ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, तो वह कुछ कर भी नहीं सकता। 15वें दिन वह खुद को संभालने की कोशिश में अपार्टमेंट में नाचने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे की ओर भागता है और देखकर चौंक जाता है। वह अपने परिवार को वापस आते देख रहा है, लेकिन उसका दिमाग उसे धोखा देने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका परिवार वापस घर आ गया है, हंसी, बातें, सब कुछ, लेकिन ये सिर्फ उसके टूटे दिमाग का खेल था। वह जमीन पर गिर पड़ता है। पूरी उम्मीद टूट चुकी है। उसी समय एक वॉइस मैसेज उसे हिला देता है। वह अपनी माँ की आवाज सुनता है, घर में रहना, सेफ रहना, लेकिन आवाज में इतना स्टैटिक है कि बाकी कुछ समझ नहीं आता। जो आदमी कुछ दिन पहले खतरा उठाकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जूनवू उसकी कॉपी करने लगता है। वह बालकनी पर सेल्फी स्टिक पकड़कर खड़ा है। नीचे ज़ॉम्बी उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी उसके परिवार पर हमला करता हुआ सुनाई देता है। इसका मतलब साफ हो सकता है जूनवू का फैमिली शायद मर चुके हैं। यह झटका जूनवू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह अपार्टमेंट की चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है और सदमे में वो अपना पूरा घर तहस नहस कर देता है। फर्नीचर, बर्तन, हर चीज पर उसका गुस्सा निकलता है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसकी गुस्सा कम नहीं होती। फाइनली वह जूनवू बाहर निकल जाता है। हाथ में गोल्फ क्लब लेकर एक ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। वह तब तक मारता रहता है जब तक ज़ॉम्बी पूरी तरह मर नहीं जाता। गुस्से में वह और ज़ॉम्बी को ललकारते हुए चिल्लाता है, लेकिन तभी वह कोने की ओर देखता है। वहाँ सैंग-चुल अब ज़ॉम्बी बन चुका है। जूनवू एक ज़ॉम्बी से नहीं डरता, लेकिन उसकी चीखों ने पूरे झुंड का ध्यान खींच लिया था। वह लिफ्ट की ओर भागता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है और भी ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। डर के मारे वह तुरंत भागता है और किसी तरह समय रहते छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जब झुंड आगे बढ़ जाता है, घबराहट में वह भागकर फिर उसी फ्लैट में लौट आता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, बाहर ज़ॉम्बियों की आवाजें जमा होने लगती हैं और बस एक ही चीज उसके दिमाग में गूंजती रहती है, जिंदा रहना है। 20वां दिन अचानक धमाकों की तेज आवाज सुनाई देती है। जूनवू खिड़की की ओर दौड़ पड़ता है और देखता है कि पूरा शहर बमबारी की चपेट में है। उसे लगता है अब सब खत्म हो चुका है। जूनवू फिर से कैमरा ऑन करता है और बस 2 शब्द बोलता है, हेलो गुड बाय। फिर वह स्टूल पर चढ़ता है और खुद को फांसी लगाने वाला था, लेकिन अचानक खिड़की से एक लेजर लाइट जूनवू की कमरे में आती है। वह एक साइन पर पड़ती है जिस पर लिखा है नहीं। जूनवू घबरा जाता है। वह रस्सी से जूझता है और किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। लेजर धीरे धीरे दूसरे शब्दों पर जाती है और मिलकर वर्ड बनता है, मूर्ख मत बनो। जूनवू खिड़की से बाहर देखता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक और जिंदा बची हुई लड़की दिखती है जिसका नाम किम यूबिन था। वे दोनों इशारों से बात करते हैं। यूबिन दूरबीन से उसे देख रही होती है। वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और पहली बार
बार जून वू को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। जून वू जब यूबिन का अपार्टमेंट देखता है, दरवाजे के पास एक बूबी ट्रैप लगा है, पानी, जरूरी सामान और यहाँ तक कि पौधों की भी देखभाल। यूबिन अपने पौधे को पानी देती है जैसे हालात अब भी नॉर्मल हों। अगली सुबह जून वू देर तक सोता रहता है। करीब 11 बजे वह खिड़की से बाहर झांकता है। यूबिन उसे देख लेती है। इशारों और मोबाइल की मदद से वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और कुछ आसान शब्द समझाते हैं। तभी यूबिन को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह जून वू को इशारा करती है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और मुड़कर देखती है। एक ज़ॉम्बी उसके जाल में फंस चुका है। कुछ पल तक वह खुद को संभालती है, फिर हिम्मत जुटाकर उसे मार देती है। इस रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। जून वू और यूबिन दोनों अपने अपने गमले बाहर रखते हैं ताकि बारिश का पानी भर सके। यूबिन अपना पौधा भी बाहर रख देती है। बारिश के बीच वह जून वू की बिल्डिंग की ओर देखती है और नोटिस करती है 8वीं मंजिल पूरी तरह खाली है। अगली सुबह जून वू जल्दी उठता है, लेकिन भूख की वजह से उसकी हालत खराब है। यूबिन यह देख लेती है। वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह एक गेंद के साथ रस्सी बांधकर जून वू की बालकनी की तरफ फेंकती है, लेकिन गेंद नीचे सड़क पर गिर जाती है। तब जून वू अपना ड्रोन निकालता है। वह ड्रोन के साथ दूसरी रस्सी भेजता है। जब दोनों तरफ रस्सी मजबूती से बंध जाती है, यूबिन खाने से भरा एक बैग भेजती है, साथ में एक छोटा सा नोट, धीरे धीरे खाना। लेकिन तभी जून वू देखता है कि वही गेंद एक ज़ॉम्बी ने पकड़ ली है। वह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, वह पहले फायर फाइटर था। रस्सी पकड़ना, ऊपर चढ़ना, ये सब उसकी पुरानी आदतें थीं। वह पूरी ताकत से रस्सी खींचता है। दूसरी तरफ यूबिन के अपार्टमेंट में रखी मेज घिसटती हुई आती है और सीधे उससे टकरा जाती है। यूबिन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब मेज रेलिंग से अटक चुकी है और खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। फायरमैन ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जून वो उसे रोकने के लिए नीचे खाली बोतलें फेंकता है, लेकिन कोई भी बोतल उसे नहीं लगती। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वह अपना ड्रोन उड़ाता है और उसे सीधे फायरमैन के पास ले जाता है ताकि वह संतुलन खो दे। ड्रोन उसके चेहरे से टकराता है और उसके गाल पर खरोंच भी लग जाती है। ज़ॉम्बी गुस्से में ड्रोन पर हमला करता रहता है, इसलिए जून वू को हर मूव बहुत सोच समझकर करनी पड़ती है। उसी दौरान नीचे ज़ॉम्बी जून वू के दरवाजे पर हमला करने लगते हैं। उसका ध्यान भटकता है और ड्रोन नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में वह कंट्रोल वापस पा लेता है। फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। फायरमैन ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह और ऊपर चढ़ पाए, यूबिन होश में आ जाती है। वह बिना सोचे उसका हाथ काट देती है। फायरमैन ज़ॉम्बी संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद यूबिन आईने में अपने जख्म देख रही होती है। उसी समय जून वू के फोन पर एक मैसेज आता है, मजबूत रहो, दिन बीते हैं। जून वू देखता है कि उसका खाना फिर से खत्म होने लगा है। वह खुद को याद दिलाता है उसे अपने परिवार के लिए जिंदा रहना है। आधी रात को वह अपने शरीर को ढकता है, पैरों से लेकर सिर तक। फिर चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। कॉरिडोर में कई लाशें पड़ी हैं, उनमें सैंगचुल भी है। पास ही एक ज़ॉम्बी खड़ा है, इसलिए जून वू बिना आवाज किए सैंगचुल की जेब से चाबियां निकाल लेता है। वह उसके अपार्टमेंट में घुसता है, फ्रिज से खाना उठाता है, साथ में कुछ हेडफोन, एक जैकेट और एक वॉकी टॉकी। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े किसी उभार पर जाती है। वह चादर हटाता है और एक मरी हुई महिला को देखता है। उसी पल सैंगचुल का ज़ॉम्बी बना भाई उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जून वू किसी तरह मरी हुई महिला को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ज़ॉम्बी उससे टकराकर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है। जून वू तुरंत उठता है और भागने लगता है। ज़ॉम्बी पीछा करता है तो जून वू उसे धीमा करने के लिए उस पर एक मेटल रॉड फेंकता है। बाहर निकलते ही वह दरवाजा बंद कर देता है और सुरक्षित अपने फ्लैट में लौट आता है। नाश्ते के बाद वह हेडफोन की तार काटता है और जैक को एंटीना की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन रेडियो ऐप फिर भी काम नहीं करता। वह वॉकी टॉकी के साथ खाने का बैग यूबिन को वापस भेज देता है, साथ में पड़ोसी का कुछ खाना भी। वे थोड़ी देर बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। तभी पता चलता है कि यूबिन ने भी कभी खुद को खत्म करने के बारे में सोचा था। लंच के समय दोनों एक ही वक्त नूडल्स बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि वे अकेले नहीं हैं, एक दूसरे की कंपनी में खाना खा रहे हैं। दोनों पूरी दोपहर बातें करते रहते हैं। इसी दौरान यूबिन कबूल करती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, क्योंकि बचपन में चढ़ते वक्त वह गिर चुकी थी। उसी पल उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। पहले लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे बाहर झांकते हैं, इलाके के सारे ज़ॉम्बी एक ही समय पर दौड़ रहे होते हैं। ज़ॉम्बी अपनी अपनी बिल्डिंग में घुसने लगते हैं, जिससे बचे हुए लोग जमीन पर चुपचाप छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूबिन से गलती हो जाती है। एक शेल्फ गिर जाती है और आवाज पूरे फ्लोर में गूंज जाती है। शोर सुनते ही ज़ॉम्बी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। डरी हुई यूबिन को लगता है कि अब सब खत्म है। तभी जून वू को एक बात याद आती है, सभी अपार्टमेंट यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं।
वह तुरंत यूबिन के पड़ोसी को फोन करता है। फोन की रिंग बजते ही ज़ॉम्बी उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं और यूबिन से दूर हो जाते हैं। अब साफ हो जाता है अपनी अपनी मंजिलों पर रहना तेजी से जानलेवा होता जा रहा है। यूबिन जूनवू को बताती है कि 8वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट खाली है। दोनों वहीं मिलने का फैसला करते हैं। जूनवू प्लान बनाना चाहता है लेकिन यूबिन इंतजार नहीं करती। वह मेज और रस्सी का इस्तेमाल करती है और खिड़की से कूद जाती है। वह सेफली जमीन पर उतरती है लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं। अब उसकी असली काबिलियत सामने आती है। कभी वह तेजी से दौड़कर उनसे दूरी बनाती है तो कभी अपनी कुल्हाड़ी से सीधे लड़ती है। वह कार के दरवाजे तक खोलकर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे ही वह दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाली होती है उसे जमीन पर पड़ी एक पुलिस वाले की बंदूक दिखती है। वह बिना सोचे बंदूक उठा लेती है। उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है लेकिन काटने से पहले ही जूनवू उसे अपने गोल्फ क्लब से मार देता है। अब दोनों साथ खड़े हैं। अब वे अकेले नहीं लड़ रहे, मिलकर वे ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे जाने लगते हैं और दोनों बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में खड़ी खराब कारों को कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं दरवाजा बंद करते हैं और ज़ॉम्बीज़ के शीशा तोड़ने से एक पल पहले लिफ्ट में कूद जाते हैं। लिफ्ट ऊपर जाती है। कुछ ही सेकंड में वे 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और किसी खुले अपार्टमेंट की तलाश शुरू करते हैं। तभी एक आवाज। ये साफ हो जाता है कि कॉरिडोर में भी ज़ॉम्बी मौजूद हैं। यूबिन खुला दरवाजा ढूंढने के लिए दौड़ती है जबकि जूनवू समय खरीदने के लिए फर्नीचर और चीजों से कॉरिडोर को ब्लॉक करता है। उसी पल एक दरवाजा अचानक खुलता है। एक नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है। वह यूबिन को जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट के अंदर धकेल देता है और तुरंत ज़ॉम्बीज़ की तरफ एक गैस वाला विस्फोटक फेंकता है। धुआं फैलते ही जूनवू भी दौड़कर अपार्टमेंट में घुस जाता है। उस आदमी ने दरवाजा बंद कर देता है। यूबिन कहती है कि वह डरी हुई है क्योंकि यह अपार्टमेंट खाली होना चाहिए था, लेकिन ये आदमी शांत है, उनके साथ खाना और पानी शेयर कर रहा था। फिर वह एक बड़ी खबर देता है क्योंकि वह इतनी ऊंची मंजिल पर है, उसे कभी कभी रेडियो सिग्नल मिल जाता है और उन्हीं सिग्नलों से उसे पता चला है कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। यूबिन और जूनवू पहली बार सच में खुश होते हैं और तभी जूनवू अचानक बेहोश हो जाता है। पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। यूबिन ने सिर्फ एक घूंट पी लिया था, इसलिए उसे तेज चक्कर आते हैं, लेकिन वह गिरती नहीं। फिर भी आदमी उसके हाथ बांधने में कामयाब हो जाता है। वह उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सच्चाई सामने आती है। अंदर एक ज़ॉम्बी औरत बंद है, उसकी पत्नी। दीवारों पर खून के निशान साफ बताते हैं कि वह अपने बच्चे को पहले ही खा चुकी है। आदमी बाहर से रस्सी खींचता है और कमरे को सील कर देता है। यूबिन अंदर फंसी हुई है ज़ॉम्बी के साथ। आदमी अपनी पत्नी से बात करता है जैसे वह अब भी इंसान हो। वह कहता है कि वह उसे बस खाना खिलाना चाहता है ताकि वह उसकी तरह जिंदा रह सके। उसी पल जूनवू होश में आता है। वह आदमी पर बंदूक तान देता है और उसे दोबारा सोचने को कहता है, लेकिन आदमी सुनने से इनकार कर देता है। रस्सी ढीली पड़ जाती है। जूनवू उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। आदमी चाकू ढूंढने लगता है। उधर यूबिन ज़ॉम्बी से जूझ रही है। ज़ॉम्बी इतनी जोर से खींचता है कि जूनवू के हाथ से रस्सी छूट जाती है। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। आदमी उसे धक्का देकर पीछे फेंक देता है। यूबिन ज़ॉम्बी पत्नी के चेहरे पर बच्चे का कंबल रख देती है। अचानक कमरे में कोई आवाज नहीं आती। आदमी घबरा जाता है। वह दरवाजा खोलता है और उसी पल यूबिन ज़ॉम्बी को उसकी तरफ धकेल देती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। ज़ॉम्बी अपने पति को काट लेती है। वह उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ज़ॉम्बी बनने से पहले ही यूबिन 2 गोलियां चला देती है। दोनों वहीं गिर जाते हैं। कॉरिडोर की आवाज नीचे सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बी के झुंड को खींच लाती है। वे बिल्डिंग के अंदर टूट पड़ते हैं। यूबिन जूनवू को हथियार देती है और कहती है, सब खत्म कर दो। पहले वह मना करता है, लेकिन जब यूबिन कहती है ज़ॉम्बी का खाना बनने से बेहतर है इंसान की तरह मरना, तो वह चुप हो जाता है। रोते हुए जूनवू गोली चलाने की तैयारी करता है। उसी पल हेलीकॉप्टर की आवाज। रेस्क्यू टीम आखिरकार पहुंच चुके हैं। जिंदा रहने के पक्के इरादे से दोनों कॉरिडोर में एक और गैस विस्फोटक फेंकते हैं। धुआं फैलता है। कुछ ज़ॉम्बी पीछे धकेल दिए जाते हैं और वे अभी भी लड़ रहे हैं। सीढ़ियों तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए आखिरी बाधा बन जाता है। पीछे से ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड तेजी से टूट पड़ता है। वे यूबिन को पकड़ लेते हैं। वह घबराती नहीं, कुल्हाड़ी घुमाती है, जितना बच सकती है बचती है। जूनवू एक साइकिल उठाकर सीढ़ियों के रास्ते में अटका देता है। ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हैं। यूबिन किसी तरह भीड़ से निकल आती है। जूनवू उसे छत की ओर जाने को कहता है और खुद समय खरीदने के लिए पीछे रुक जाता है। हर सेकंड कीमत वसूल रहा है। यूबिन सीढ़ियां चढ़ती है, तेज हांफती हुई, लेकिन छत पर पहुंचकर उसे हेलीकॉप्टर नहीं दिखते, कुछ भी नहीं। नीचे जूनवू ज़ॉम्बियों को कदम दर कदम पीछे धकेलता है। आखिरकार वह ऊपर भागता है और छत का दरवाजा सीढ़ियों से जाम कर देता है। जब उसे समझ आता है कि हेलीकॉप्टर आसपास नहीं है, वह चिल्लाता है, हम यहाँ हैं, हम अभी भी जिंदा हैं। दोनों रोते हैं, डर से नहीं थकान से। उसी पल दरवाजा टूटने लगता है। ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और जूनवू गोली चलाना शुरू करता है। कुछ गिरते हैं, फिर गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब कोई प्लान नहीं बचा।
तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और सैनिक ऊपर उतरते हैं। उनके पास ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए काफी हथियार हैं। सैनिक ज़ॉम्बियों की ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। जून वू और यूबिन आखिरकार हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं और दोनों बाज जाते हैं। हेलीकॉप्टर शहर से दूर उड़ता है। उसी पल जून वू के फोन में फिर से सिग्नल आ जाता है। मैसेज आते हैं, उसका परिवार अभी भी जिंदा है। दूर से तबाह शहर को देखते हुए उसे सोशल मीडिया की वो सारी पोस्ट याद आती है। लोग जो बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे। वह सोचता है अब सब कुछ बदल चुका है और इस तरह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।